वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चर्चा खास में, और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को बतौर उम्मीदवार चुना गया है, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवारी के तौर पर आगे खड़ा किया गया। लेकिन फिर भी झारखंड के पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार यानी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने विपक्ष को चारों खां निश्चित कर दिया है। यहां तक कि विपक्ष के कई महत्वपूर्ण दलों ने भी मुर्मू को समर्थन दिया। लेकिन सवाल आखिर यही है कि केवल चुनाव का ही सवाल नहीं है, बल्कि एक आदिवासी समुदाय की महिला को सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए उम्मीदवार बनाकर एक सकारात्मक संदेश भी एनडीए की तरफ से दिया गया है। सवाल यही कि आखिर देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को कितना अब अहम माना जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं बढ़ चढ़कर महिलाएं जो है वो राजनीति में हिस्सा ले रही हैं, और जो भागीदारी है महिलाओं की वो बेहद खास और अहम हो जाती है। अगर द्रौपदी मुर्मू की ही बात करें तो एक विधायक, एक मंत्री, एक राज्यपाल के तौर पर उन्होंने अपने करियर में तमाम उपलब्धियां हासिल की, लेकिन ये पहली बार होगा जब भारत में किसी आदिवासी समुदाय से आ रही महिला को सर्वोच्च संवैधानिक पद देने की जो कोशिश है वो रहेगी। और इसी कोशिश के साथ द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार इस चुनाव में बनाया गया है। तो सवाल यही कि आखिरकार देश और देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को अब आगे और कितना अहम माना जा रहा है। हमारे साथ पैनल हमारा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अरविंद जय तिलक जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ बरखा त्रिहान जी भी जुड़ेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले पीयूष पंत जी आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और समझना ये चाहेंगे कि अब चूंकि द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं किस तरीके से उनको भारी समर्थन मिल रहा है, यहाँ तक कि विपक्ष ने भी नहीं सोचा था कि उन्हीं के खेमे के कई ऐसे दल होंगे जो मुर्मू को समर्थन दे देंगे। लेकिन इसके पीछे की वजह भी खास है, और कितना अहम अब महिलाओं की भागीदारी को माना जा रहा है राजनीति में। एक व्यापक जो है समर्थन जो है ये द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है, ये स्वागत योग्य है। महिला है निश्चित रूप से, महिला इसके पहले भी रही है, प्रतिभा पाटिल जो है वो, लेकिन आदिवासी समाज से जो है पहली महिला जो है वो आदिवासी समाज से, वो भी महिला, इसलिए महत्व और बढ़ जाता है। तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इसी से हमको आंकना नहीं चाहिए कि महिला होने के नाते कितना आप जो है कि पावरफुल उनको बना रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पद पे बैठा रहे हैं जिसमें उनको करने के लिए कुछ है नहीं। अगर आप देखिए तो कितने राजनीतिक दल हैं जिनका नेतृत्व जो है महिलाएं कर रही हैं, बहुत कम ऐसे हैं। अगर हम देखें तो ये मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा कोई जो है कि महिलाओं को का महत्व बढ़ जाएगा या उनको ताकत मिल जाएगी। लेकिन हाँ, एक महिला होने के नाते, आदिवासी समाज के महिला होने के नाते निश्चित रूप से गौरव की बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि गौरव की बात तो है, क्योंकि एक आप नीचे से आगे बढ़ते हैं, और एक पिछड़े हुए समाज से आप जो है बहुत ही पिछड़े हुए समाज में तो कहूंगा जो आदिवासी समाज है वो, वहां से आप निकल के और सर्वोच्च पद पे पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से न केवल उस समाज के लिए बल्कि इस देश के लिए भी जो है गौरव की बात है। लेकिन वही अब ये जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है क्या नाम द्रौपदी मुर्मू के ऊपर कि क्या वो उत्तरदायित्व जो ये बड़ा पद देता है उस उत्तरदायित्व का निर्वहन वो कर पाएंगी। क्या वो जो है संविधान के संरक्षक के रूप में जो भूमिका होती है राष्ट्रपति की उसको निभा पाएंगी, या फिर वो कहीं ना कहीं, जिस तरह से हमने देखा कि उनका पर्चा दाखिल होते समय उन्होंने खुद दाखिल नहीं किया, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो पर्चा पीठाधीश अधिकारी को आगे बढ़ाया। तो क्या इसी तरह से सिर्फ जो है उसी तरह से काम चलता रहेगा कि जो सरकार चाहेगी, जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, उसी तरह राष्ट्रपति कोविंद जैसे राष्ट्रपति कोविंद जी जो थे वो भी वही करते रहे, जो चाहे दलित वाला बिल चाहे हम देखें उसमें, लेकिन दलितों के लिए, दलित समाज से आते थे वो, लेकिन दलितों के लिए बहुत उन्होंने कुछ किया नहीं, कहीं हस्तक्षेप तक नहीं किया दलितों के साथ जो एट्रोसिटीज होती रही वहां पे।
तो दलित का जो बिल था उस पर उनको रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है जब लोगों ने लड़ाई लड़ी, दलितों वालों ने संघर्ष किया और तब जाके वो बिल वापस हुआ, सरकार को उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा। तो क्या मुर्मू जी अपने समाज के प्रति जो है, जो उनका उत्तरदायित्व है, देश के प्रति तो है ही है, क्योंकि इस पद में आने के बाद फिर वो जो है देश की हो जाती है, सर्वोच्च पद पे संविधान की रक्षा करना, देश को जो है कि आगे बढ़ाने में सरकार का जो है कि एक मार्गदर्शन करना, क्या वो इस सब में जो है उनकी एक भूमिका होगी। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जिस समाज के बल पे उनको वोट भी मिल रहा है, बहुत से देखिए दूसरी विपक्षी दलों से लोग इसलिए वोट दे रहे हैं विधायक जो है कि वो या तो वो उनके राज्य से आती हैं, या तो वो जो है कि एक आदिवासी हैं, या तो वो महिला हैं। तो ये सब अगर कारण बन रहे हैं क्रॉस वोटिंग के, तो निश्चित रूप से उनका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है और उनको इन चीजों की, महिलाओं की रक्षा करनी होगी। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, उनके बारे में उनको समय समय पे जो है सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए आगाह करना पड़ेगा। तो ये तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर बढ़ जाती हैं जिस भूमिका में वो आ रही हैं, और जिस जो एक महिला होने के नाते, आदिवासी होने के नाते। देखिए अभी एक बिल सरकार, केंद्रीय सरकार ला रही है जिसमें जो है कि जंगलों को जो है वो कॉर्पोरेट्स को जो है दिया जा रहा है। देखिए पहले भी यूपीए सरकार लाई थी जिसमें लैंड रिफॉर्म बिल, उसका विरोध हुआ था, फिर मोदी सरकार 2014 में लेके आई थी, उसका भी विरोध हुआ था, लेकिन अब सरकार फिर तैयारी कर रही है। तो क्या द्रौपदी मुर्मू इसका विरोध करेंगी, अपने समाज के हितों की रक्षा कर पाएंगी? सवाल ये भी होगा। ठीक, पीयूष पंत जी, बरखा त्रिहान जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। बरखा जी, तमाम सवालों के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अरविंद जयतिलक जी के पास जाना चाहूंगी। अरविंद जयतिलक जी, देखिए जिस तरह का जिक्र पीयूष पंत जी ने अभी किया कि क्या द्रौपदी मुर्मू को उतारा जाना, तो चलिए ठीक है कि हमने एनडीए की तरफ से एक नाम आगे किया और ये बेहद ही एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश एनडीए की तरफ से की गई, लेकिन सवाल ये कि अगर उन्हें उम्मीदवारी के तौर पर इतने बड़े, यानी सर्वोच्च, इससे बड़ा तो कोई शायद पद ही नहीं है, इतने बड़े संवैधानिक पद पर अगर उन्हें बैठाया है, तो क्या आगे चलकर वो इस पद पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगी, अपने जो उनके दायित्व बनते हैं, जिस तरीके से उनको समुदाय की तरफ से भारी समर्थन मिल रहा है। क्योंकि अगर हम आदिवासी समुदाय की बात करें तो कहीं ना कहीं अब उनके अंदर और होप है, अब उनके अंदर उम्मीद है कि उनके बीच का कोई व्यक्ति अगर इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा है तो निश्चित तौर पर उनसे जुड़े तमाम मुद्दे अब कहीं ना कहीं वो पटल पर आएंगे और उनका समाधान होगा। क्या आपको ये नजर आ रहा है ऐसा होगा? मनीषा जी, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मुझे लगता है कि राजनीतिक धारणाएं जो है लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत भी करती हैं और कमजोर भी करती हैं। चूंकि आधी आबादी जो है महिलाओं का है, तो स्वाभाविक रूप से एक महिला का देश का प्रथम नागरिक होना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और राजनीतिक तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूं कि कम से कम सत्ताधारी दल ने एक ऐसी महिला को प्रथम नागरिक के तौर पर उतारा है जो हाशिए की है, समाज की अति पिछड़े जमात की है। लेकिन मैं उस जमात को राजनीतिक तौर पे बहुत सशक्त मानता हूँ, इस अर्थ में कि आप राष्ट्रीय औसत मतदान देखेंगे तो 62% होता है, लेकिन जनजातीय समुदाय 2019 में 72% मतदान किया था। तो मैं तो औरों से बेहतर मानता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है, भारत 146 देशों में लैंगिक असमानता के मामले में जो है 135वें स्थान पर है। यानी हमारे यहाँ अपने देश में जो है महिलाओं को, तो अगर आप देखें, चाहे वह राजनीतिक तौर पर देखें, प्रशासनिक तौर पर देखें, उतनी हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिल पाई है जितना पुरुषों की है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, लोकसभा में 79 महिला सांसद हैं, यानी 15% से भी कम है। राज्यसभा में 25 महिला सांसद हैं, यानी 10% से के आसपास है। यानी अगर आप देख लीजिए प्रशासनिक सेवाओं में आप आईएएस में तो 20% से भी कम है महिलाएं। कंपनी बोर्ड में 13% से कम महिलाएं। आप राजनीतिक सशक्तिकरण में देखेंगी तो 18वें स्थान पर है। यानी अभी काफी कुछ जो है महिलाओं की जो उनकी अपनी हिस्सेदारी है, उनके जो अपने अधिकार हैं, निसंदेह जो है उस दिशा में काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया सतत होती है। आप चाह करके भी आप देखें ना, जो महिला आरक्षण बिल है लोकसभा में, वो जमाने से फंसा हुआ है और इस मसले पर कोई भी जो है राजनीतिक दल बोलने के लिए तैयार नहीं। यानी उनकी नीयत को समझा जा सकता है, पहली चीज। अब आते हैं हम द्रौपदी मुर्मू जी के, तो आप देखिए एक जो प्रथम नागरिक चुना जाता है वो केवल अपने समाज के लिए ही चिंतित उसे नहीं होना चाहिए।
एक तो महिला है, तो पूरे देश की महिलाओं के संदर्भ में उनके द्वारा उठाए जो कदम होंगे वह भारत का भावी तस्वीर या भविष्य का रोड मैप तय करेंगे, पहली चीज। लेकिन यह भी समझना होगा कि भारत में जो है संसदात्मक प्रणाली है, ना कि अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अमेरिका की तरह यहाँ राष्ट्रपति के पास जो है बहुत अधिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे संसद सर्वोच्च है और जो हमारे जनप्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है, उनकी कैबिनेट है, उनके जो डिसीजन होते हैं उस पर जो है राष्ट्रपति को अपनी मुहर लगानी पड़ती है। अधिक से अधिक 2 बार विरोध कर सकते हैं, तीसरी बार उन्हें सहमति देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उनके विरोध का अपना मायने होता है। जैसे के.आर. नारायण साहब ने कुछ मसलों पर अपना प्रतिवाद किया था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने कुछ पर एतराज किया था, तो होता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक सकारात्मक कदम है और अच्छी बात यह है कि तमाम राजनीतिक दल जो है जो अपने सैद्धांतिक निष्ठा विचारधारा है उससे थोड़ा अलग हट करके जो है एक महिला जो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है उसके प्रति अपनी जो है निष्ठा जाहिर की है। यह राष्ट्र के लिए सुखद। मनीषा जी, ठीक, यानी कि आप इसे एक बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक कहीं ना कहीं इस कदम को मान रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे रहा है आने वाले समय को भी। ठीक है, बरखा त्रेहान जी, देखिए अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात कर लें तो ठीक है, एनडीए की तरफ से एक सभी समीकरण को साधते हुए द्रौपदी मुर्मू को आगे किया गया। लेकिन अगर हम मार्गरेट अल्वा की बात करें तो वो भी एक महिला है और महिला आरक्षण बिल के लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें अपना जो प्रतिभाग था वो किया, अपनी भूमिका इसमें निभाई। इन दोनों के नामों को आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या आपका आकलन कह रहा है मार्गरेट अल्वा को भी और द्रौपदी मुर्मू को भी? देखिए, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और मैं यहाँ से ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो बेस्ट विशेस और कंग्रेचुलेशन द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, क्योंकि वो हमारी प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। देश के लिए ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा, क्योंकि वो एक जैसे कि अभी सभी साथी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वो एक महिला है। मैं और एड ऑन करना चाहूंगी, वो ट्राइबल वुमन है। तो पिछड़ी जाति को काफी गौरवान्वित महसूस होता है जब उनका कोई कैंडिडेट, अब देखिए कि ये न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया में कैसे एक छोटी सी जगह, ओडिशा में एक छोटी सी जगह से उन्हें खोजा गया, उनका नाम प्रपोज किया गया, उन्हें विंग्स मिल गए, आज वो इस जगह पे हैं, उनके बारे में पूरा देश चर्चा कर रहा है। और बहुत ही अगर आप देखिए तो वो पहले काउंसलर की तरीके से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। तो कितना देखिए, एक स्कूल टीचर का आपने हमेशा रोल देखा ही है, हमेशा देश के बच्चों को आगे बढ़ाना, सिखाना, पढ़ाना। तो अब आगे देश की बागडोर उनके हाथ में जाती है, देखते हैं क्या बदलाव आएगा। अब रही बात आरक्षण की जो आपने कही, मैं आरक्षण के सख्त खिलाफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसमें सभी महिलाएं मेरा साथ दें। वो इसलिए क्योंकि बहुत हो गया। आरक्षण किस लिए चाहिए महिलाओं को? हम किसी से कम है क्या? कतई नहीं। अगर किसी को भी कोई भी पोस्ट हासिल करनी है पॉलिटिकली, खासकर ये पॉलिटिकल पार्टी सभी को कहना चाहती हूँ, तो अपने कैलिबर के ऊपर आए। आरक्षण 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 देश से खत्म होना चाहिए, वो किसी भी नहीं। बरखा जी, ना केवल महिला आरक्षण ना, बल्कि अल्वा को अगर हम देखें, मार्गरेट अल्वा को, तो उन्होंने कई महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी सामने रखे हैं। ना केवल आरक्षण की बात यहाँ पर हो, बल्कि तमाम मुद्दे, जिस तरीके से महिलाएं अपनी समस्याओं से जूझती हैं और उनको लेकर उन्होंने एक सही तरीके से पटल पर रखने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उनके जो सुझाव थे उनको मानते हुए उन पर काम भी हुआ। तो यही सवाल कि आखिरकार आप उन्हें किस तरीके से? जी मनीषा जी, यहाँ पर टोकना चाहूंगी। हाँ। महिला प्रेसिडेंट का यह मतलब कतई नहीं है कि वो महिलाओं के मुद्दों पर ही बात करेंगे। हाँ। देश में पुरुष भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, ट्रांसजेंडर्स भी रहती हैं। मैं चाहूंगी वो एक आंख से सभी को देखें। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के ही मुद्दे होते हैं इस देश में और उन्हीं पे बात करेंगे तो हम आगे आएंगे। ये कोई सीढ़ी नहीं है, मेरे हिसाब से ये कोई सीढ़ी नहीं है। जब हम समान बात करते हैं सबके लिए, हाँ, और सबका विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तब देश का विकास होता है। हम सिर्फ ये बातें नहीं कर सकते हर समय कि महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं। अभी एक पैनलिस्ट ये बात कर रहे थे, महिलाओं के बलात्कार जैसी यहाँ पे बात आज करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि परेशानियां तो सबके साथ हैं।
सिर्फ बलात्कार की बात करके और एक महिला को आप आगे नहीं बढ़ा सकते कि ये बलात्कारियों की बात करेगी। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हम सभी लेकिन बरखा जी मुद्दा तो है ना, कम से कम मुद्दा तो है ना। अगर हम यहाँ पर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहे हैं उनकी भी बात करनी लाजमी है और वो तो बेहद जरूरी है। उत्पीड़न सभी के साथ होता है। हाँ। मैं चाहूंगी वो इतनी सशक्त महिला हो कि वो सबके बारे में बात कर सके और सबके लिए कुछ ना कुछ नया करके दिखाए, जिससे कि यूथ एम्पावरमेंट हो और देश आगे जाए। देश को बुलंदियों पे लेके जाना है, न कि महिला पुरुष में बांटना है देश को। तो मैं चाहती हूँ उन्हें उनका स्वागत करती हूँ और देखना चाहती हूँ कि वैसे वो कैसे पिछड़े वर्ग को आगे लेके आती हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि कैसे वो आएंगे, क्योंकि बहुत ही हर्षोल्लास है। मैंने कुछ लोगों से वहाँ उन सब का कहना है दीदी आने वाली है, दीदी, इतना हर्ष है उनके बीच में। कोई मैडम नहीं, कोई मैम नहीं बोल रहा उन्हें कि मैम। तो इतना सोचिए कि इतनी ग्राउंड पे उन्होंने काम किया है, तो बारीकियों के बारे में उन्हें पता है। सिर्फ महिला कार्ड नहीं खेलना, विक्टिम कार्ड नहीं खेलना, बाकी काम भी करने हैं। देश को आगे लेके जाना है। देश में हजारों लाखों समस्याएं हैं, उन समस्याओं के भी बारे में बात करनी है और प्रेसिडेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मैं आपको बार बार ये समझाना चाह रही थी। ठीक है, नहीं वो तो पता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ जितने भी गेस्ट जुड़े हुए उन सबको पता होगा बरखा जी कि महिलाओं और महिलाओं का जो भूमिका है, उनका जो योगदान है वो देश और देश की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के बिना देश नहीं है। खैर पीयूष पंत जी, देखिए अगर हम प्रतिभा पाटिल की बात करते हैं तो उन्होंने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग जो उनके खिलाफ थे प्रतिद्वंदी भैरव सिंह को उन्होंने 3 लाख वोटों से मात दी थी और ये बड़ा रिकॉर्ड और कीर्तिमान उन्होंने रचा था। अब उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को आगे किया गया एनडीए की तरफ से। क्या नजर में आ रहा है कितनी, क्योंकि हालांकि लगभग तय ही माना जा रहा है उनका भी उम्मीदवारी के तौर पर उनका भी ये चुनाव जीतना, लेकिन अब आगे कितने चैलेंजेस उनके लिए हैं, क्योंकि एक ग्राउंड से आती हैं वो और तमाम मुद्दों का जिस तरीके से बरखा जी ने भी जिक्र किया कि उन्होंने ग्राउंड पर रहकर काम किया, उन तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना और सबके लिए एक समान एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, संदेश देना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती द्रौपदी मुर्मू के सामने रहेगी। देखिए मनीषा जी, अभी जो है बरखा जी कह रही थी जो बात, वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं था कि देखिए महिलाओं, अगर आप महिला हो के नाम पे अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक महिला हो के वो आगे पहुंच गई और उनको एक सर्वोच्च पद पे है, तो एक महिला होने के नाते उनको महिलाओं का पक्ष भी लेना होगा। क्योंकि और कौन लेगा इस पुरुष प्रधान समाज में जहां महिलाएं पुरुषों के द्वारा बलात्कार की शिकार हो रही हो, तो निश्चित रूप से पुरुष तो उनकी रक्षा करने आगे नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद ही जो है कि वो बलात्कारी हैं। तो फिर महिलाओं को ही आना पड़ेगा और एक महिला अगर सर्वोच्च पद में पहुंचती है तो ये उसका निश्चित रूप से कर्तव्य बनता है कि कम से कम वो अपने समाज को भी आगे ले जाए, पूरे देश के साथ साथ, क्योंकि कमजोर माना जाता है, महिलाओं को भी माना जाता रहा था और आदिवासियों को भी माना जाता रहा था, पिछड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इसलिए वो आगे किस तरह से बढ़ सकें, किस तरह से उनको और शक्ति मिले, ये उनको देखना होगा, क्योंकि वो महिला हैं, आदिवासी हैं, तो उनकी दोहरी भूमिका हो जाती है, एक देश के लिए भी और दूसरा जो है अपने समाज के लिए भी। अब आपने जो बात कही तो निश्चित रूप से देखिए प्रतिभा पाटिल जी भी थी और जो है देखिए ये डिफरेंस जो है जीत और हार का लगभग जो हमने देखा है हर चुनाव में जो है 3.5-4 लाख के आसपास रहता है। और इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 4.5 लाख के करीब जो है वो डिफरेंस रहेगा यशवंत सिन्हा और जो है कि मुर्मू जी के उसमें वोट प्रतिशत के आंकड़े में। तो ये लेकिन चुनौती होगी निश्चित रूप से। देखिए समय थोड़ा सा जो है नाजुक चल रहा है देश में। आप देखिए बेरोजगारी का मामला है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का लगातार क्षरण हो रहा है। जितनी संस्थाएं हैं वो चाहे वो आप एग्जीक्यूटिव ले लीजिए, लेजिस्लेचर ले लीजिए, जुडिशरी ले लीजिए और मीडिया ले लीजिए, लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ माने जाते हैं निश्चित रूप से उनकी ताकत कम हुई है। तो उसके लिए उनको निश्चित रूप से सजग रहना होगा और कहीं कहीं भी संवैधानिक जो भी मूल्य हैं, हमारी जो संवैधानिक और खासकर जिस तरह से हमारा जो संविधान का जो कैरेक्टर है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा। तो उसके लिए भी उनको जो है एक सर्वोच्च पद पे रहने के नाते, संविधान के एक संरक्षक होने के नाते जो उनको पद मिला हुआ है, जो मिलेगा उनको अभी जो, तो उसके लिए उनको निश्चित रूप से हस्तक्षेप करना ही होगा। ये उम्मीद जो है जनता करेगी उनसे कि वो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनमें गिरावट न होने पाए, जो संसदीय मूल्य हैं उनमें गिरावट न होने पाए
और जो है कि सरकार अगर रास्ते से भटकती है, वो जो संविधान में हमारे दिए हुए हैं, जो भी सिद्धांत हैं, जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, अगर उनसे भटकती है तो उसको रोकने का काम भी जो है राष्ट्रपति को करना होता है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और बाकी तो आप देखिए कि ज्यादा उसकी बहुत ज्यादा शक्तियां होती नहीं है, लेकिन क्रूशल होती हैं कि वो कोई भी जो बिल है उसको जो है 2 बार जो है कम से कम जो है वो रिजेक्ट कर सकता है राष्ट्रपति जो है। तो सरकार को एक ये कह वार्निंग दे सकता है, यानी पारदर्शिता मेंटेन करना और उसे कायम करना, बरकरार रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती द्रौपदी मुर्मू के सामने पीयूष जी रहेगी। और हर एक पटल पर हर मुद्दे को सही तरीके से संसद में रखना, और कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं जिस तरीके से हम देखते हैं कि टकराव भी कई बार सरकारों में देखने को मिलता है, उसको भी मेंटेन करते हुए जो तमाम पहलू हैं और जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको भी सामने रखना एक बड़ी चुनौती रहेगी। ठीक है अरविंद जी, अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की, लगातार हम बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम विपक्ष की भी बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने जब सामने रखा तो चारों खाने चित हो गया विपक्ष। क्या वजह इसकी मानते हैं कि विपक्ष के भी जो कई महत्वपूर्ण और अहम दल थे उन्होंने भी समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दिया, क्या वजह है? मनीषा जी, इसको 2 संदर्भों में हम लोग देख सकते हैं। तो इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है। द्रौपदी मुर्मू जी जिस समाज से आती है, जिन जातीय समाज से आती है, उसकी भागीदारी जो है लगभग 8.6% है। भारत में जिनकी 1% आबादी है वो देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, देश के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, और जिसकी 8.5% से अधिक आबादी है उसे जो है कोई बड़ी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। तो स्वाभाविक रूप से जब कोई राजनीतिक दल ऐसे लोगों को आगे बढ़ाता है तो विपक्ष के जो अपने जो एक तलवार की धार होती है जो राजनीतिक तौर पे, वो काफी जो है कुंद पड़ जाती है। उसके पास विरोध करने का कोई जरिया नहीं रह जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह कि आप देखेंगे तो तकरीबन 100 सीटें लोकसभा की ऐसी है जो कि जनजातीय बहुल है। तो मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक दल जो है उनका प्रत्यक्ष रूप से विरोध करके जो है अपने आप को जो है राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं कर सकता है। आप 2019 के चुनाव को देखेंगे तो लगभग 44% जो है जनजातियों ने भाजपा को दिया था वोट, और 31% जो है कांग्रेस को वोट दिए थे। तो चूंकि कांग्रेस को भी अपना चूंकि वोट चाहिए तो निसंदेह जो है उस ढंग से उनका विरोध नहीं कर रही है। हालांकि जो यूपीए कह लीजिए या जो विपक्ष है उनके अपने उम्मीदवार हैं, लेकिन उस तरह से जो है पलटवार जो है द्रौपदी मुर्मू पर नहीं किया जा रहा है जिस तरह से आमतौर पे एक चुनाव में इसमें माना जाता है। हालांकि यशवंत सिन्हा जी को देखिए जिस तरह से वह जो है लगातार प्रहार कर रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है यह देश के भविष्य, लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह वही यशवंत सिन्हा है जो वैचारिक और सैद्धांतिक तौर पर न जाने कितने जो है कलाबाजियां की है, कितने दलों के जो है पानी जाकर के पिए हैं, और आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि हम नहीं चुने जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कुछ लोग जो है ये धारणा फैला रहे हैं कि देश में जो है मीडिया खतरे में पड़ गई है, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, संविधान खतरे में पड़ गया है। लेकिन शायद वे भूल गए हैं कि इस देश में जो है 75 में किस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डाला गया था। ये भी भूल गए हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक किस तरह से जो है एक जो कोर कमेटी के द्वारा देश का शासन संचालन किया जा रहा था। ये सारी चीजें आईने की तरफ साफ है। तो मुझे लगता है कि कुछ अतिरंजित बातों के जरिए जो है इस तरह की भावनाओं का प्रसार नहीं होना चाहिए। मेरा मानना कि भावनाएं राष्ट्र के भविष्य से बढ़कर के नहीं है। और द्रौपदी मुर्मू जी मुझे लगता है कि देश की सबसे जो है जिस जमात से आती है उसकी भागीदारी के तौर पे जो है उनका सबको जो है स्वागत करना चाहिए। और यह अपेक्षा रखना, देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वह ब्रिटिश क्राउन है, उस तरह से हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन से ली गई है। कम से कम जो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं उनको कानूनी तौर पर भी जो है संविधान का जो है थोड़ा पठन पाठन करना चाहिए कि उसकी राष्ट्रपति की कितनी सीमाएं हैं। कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति राज करता है और शासन जो है प्रधानमंल करता है, यानी उसी से समझा जा सकता है कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका है उसका जो कितना विस्तार। जी बिल्कुल अरविंद जी। बरखा जी, देखिए जिस तरीके से हम लगातार महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था कि अभी राज्यसभा और विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अभी महिलाओं में और ज़्यादा उनको आगे बढ़ चढ़कर लाने की ज़रूरत है। कितनी आपको ज़रूरत अभी महसूस हो रही है, कितने वक्त और लगेगा इस तरीके से महिलाओं को और आगे करने में? हालांकि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को सामने लाकर तो ये साबित कर दिया है कि एनडीए पूरी तरीके से महिलाओं को आगे रखने में सक्षम है। देखिए आज की तो बात है नहीं, एनडीए की अगर आप बात करें तो हमेशा से उन्होंने आगे रखा है। हाँ। निर्मला सीतारमण जी, सुषमा स्वराज, कितने जो मेन पोर्टफोलियो थे वो स्मृति ईरानी,
हमेशा से उनको ही महिलाओं को दिए गए हैं। और मेरे को लगता है इसी संदर्भ में द्रौपदी मुर्मू जी का भी नाम इन्होंने सजेस्ट किया था। सजेस्ट क्या था, अब तो फुल एंड फाइनल हो ही गया है, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन बार बार भी कहना चाहूंगी, मैं एक महिला हूँ, मैं किसी से कम नहीं आंकती अपने आप को, न ही दूसरी महिलाओं को। हम बहुत सशक्त हैं। तो अगर हम अपने आप को सशक्त समझते हैं तो पार्लियामेंट पहुंचना है, किसी भी पोस्ट को लेना है, तो उसे हमें उसका कैलिबर, हमें अपने कैलिबर पे पहुंचना है। ठीक ठीक, हम उस लायक होने चाहिए और वो लायक है। मुर्मू जी उसके लायक है, उन्होंने ग्राउंड ठीक, यानी हर एक क्षेत्र में और हर एक फील्ड में अभी महिलाओं को और ज्यादा आगे आने की जरूरत है और नेतृत्व करने की जरूरत है, जिससे कि महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर और मजबूत जो उदाहरण है वो हम समाज को और देश को दे सके। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही कि 21 जुलाई को नतीजा आएगा, लेकिन किसके सर पर ये ताज सजेगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा एक तरफ है और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन समर्थन जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है उससे उनकी जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। और चलिए फिलहाल चर्चा में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।